कहानी की शुरुआत एक ऐसे सवाल से होती है जिसने समंदर के सबसे ताकतवर आदमियों को भी घुटनों पर ला दिया। सवाल था, आप अनजान को कैसे जानें? आप उस चीज को कैसे समझें जो आपकी समझ से बिल्कुल परे है? यह सवाल हरमन मेलविल नाम के एक लेखक को बुखार की तरह चिपक गया था। वो एक किताब लिखना चाहता था, एक ऐसी किताब जो समंदर के सबसे बड़े रहस्य को उजागर करे। लेकिन उस रहस्य तक पहुंचने के लिए उसे एक ऐसे शख्स से मिलना था जिसने वो सब देखा था जो कोई नहीं देखना चाहता। साल था 1850। जगह थी नैंटकेट, मैसाचुसेट्स। बर्फीली फरवरी की रात। मेलविल एक पुराने सन्नाटे से भरे घर के दरवाजे पर खड़ा है। वो दरवाजा खटखटाता है। अंदर एक आदमी रहता है, टॉम निकर्सन। वो आदमी जिसने समंदर की सबसे भयानक रातें देखी थीं। मेलविल के पास कोई ताकत नहीं थी, कोई पैसा नहीं था, सिर्फ एक जुनून था। वो अपनी पूरी जमा पूंजी लेकर आया था, 3 महीने के रहने के पैसे, बदले में सिर्फ एक रात की बातचीत के। लेकिन टॉम निकर्सन ने उससे बात करने से साफ इनकार कर दिया। उसकी आत्मा टूट चुकी थी, उसने सब कुछ खो दिया था और वो उस कहानी को फिर से जीना नहीं चाहता था। मेलविल को बाहर निकलने का आदेश दे दिया गया, लेकिन तभी टॉम की पत्नी आगे आती है। वो समझती है कि अगर उसका पति उस बोझ को किसी के सामने नहीं उतारेगा तो वो धीरे धीरे मर जाएगा, और फिर टॉम मान जाता है। विस्की का गिलास लेकर वो कहानी शुरू करता है, एसेक्स नाम के जहाज की कहानी। एसेक्स की असली कहानी एक और आदमी से शुरू होती है, ओवेन चेस से। ओवेन उस जमाने का सबसे बेहतरीन वेलिंग अफसर था। उसने हर मुहिम में रिकॉर्ड तोड़ तेल निकाला था। उसे वादा किया गया था कि अगली बार वही कप्तान बनेगा। लेकिन नैंटकेट के शिप ओनर्स के लिए मेहनत से ज्यादा कीमती था खानदान। कप्तान बनाया गया जॉर्ज पोलार्ड को, एक ऐसा आदमी जो पैदाइशी अमीर था, एक ऐसा कप्तान जिसने कभी समंदर की सच्ची मार नहीं खाई थी। ये दोनों एक ही जहाज पर बंद थे, ओवेन चेस और जॉर्ज पोलार्ड। एक था मेहनत का दामन थामे अनाथ, दूसरा था खानदानी नाम लेकर आया आलसी कप्तान। उनके बीच की दूरी बहुत जल्द एक भयानक युद्ध का कारण बनने वाली थी। जहाज रवाना हुआ। कुछ ही दिनों में समंदर ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। एक तूफान आ रहा था। ओवेन ने पालें कम करने की सलाह दी। उसने कहा, अगर हमने रास्ता नहीं बदला तो तूफान हमें सीधा टक्कर मारेगा। लेकिन कप्तान पोलार्ड ने उसकी बात नहीं मानी। वो अपनी कमजोरी छुपाने के लिए ताकत दिखाना चाहता था। और फिर वो आया, तूफान, बिजली की तरह। जहाज हिलने लगा, पानी अंदर आने लगा। हर कोई मौत की आंखों में देख रहा था। आखिरी पल में ओवेन ने खुद ही पालें कटवाईं। जहाज बच गया। लेकिन उस रात जो सबक मिला वो और भी खतरनाक था। अगले दिन कप्तान पोलार्ड ने ओवेन को अपने केबिन में बुलाया। ओवेन ने कहा, आपने गलत फैसला किया, ये खराब नाविकी थी। पोलार्ड का चेहरा आग बबूला हो गया। उसने कहा, चाहे तुम्हारे पास कितने भी वेलबोन क्यों ना हो, तुम सिर्फ एक किसान के बेटे हो जिसने जबरदस्ती ऑफिसर की वर्दी पहन ली है। बाहर निकलो। यहीं से असली खतरा शुरू हुआ। एक जहाज में 2 कप्तान, एक जहाज जो अब खुद से ही लड़ रहा था। 3 महीने बाद दक्षिण अटलांटिक में एक आदमी चिल्लाया, वेल! पूरा जहाज हिल गया। ओवेन चेस ने बोटन पानी में उतार दी। सामने था एक विशालकाय वेल। ओवेन ने हार्पून फेंका, वेल मारी गई। 47 बैरल तेल। जीत तो हुई, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। अगले कुछ महीनों में वेलें कम होती जा रही थीं। कप्तान और पहले मेट के बीच खाई और गहरी होती गई। और फिर उन्होंने एक ऐसा फैसला किया जो सब कुछ बदल देने वाला था। ऑफ शोर ग्राउंड्स, भूमध्य रेखा से 1000 लीग दूर, एक ऐसी जगह जहां सिर्फ पागल ही जाते हैं। यहीं पर एक चिली के कप्तान ने उन्हें चेतावनी दी। एक सफेद वेल की कहानी, सफेद अल्बास्टर की तरह, 30 मीटर लंबी। उसने उसके 6 आदमियों को समंदर में उतार दिया था। लेकिन कप्तान पोलार्ड और ओवेन चेस दोनों के दिमाग में सिर्फ एक चीज थी, तेल और कप्तान बनने का वादा। वो उस समंदर में उतर गए जहां नक्शे खत्म हो जाते हैं। 14 महीने बाद एक सुबह एक आदमी चिल्लाया, मुझे सफेद पानी दिख रहा है। सामने था वेलों का झुंड, इतनी सारी वेलें कि जहां तक नजर जाए, और उनके बीच में वो सफेद वेल, चांदी की तरह चमकती, अल्बास्टर की तरह सफेद। ओवेन चेस ने हार्पून फेंका, वेल के शरीर में जा लगा, खून बिखर गया। लेकिन वेल नहीं डरी। वो मुड़ी और उसने देखा, सीधे ओवेन चेस की आंखों में। और फिर वो नीचे गोता लगा गई। बोट पलट गई, सब कुछ अंधेरा हो गया। लेकिन असली खतरा अभी आना बाकी था। वो सफेद वेल वापस आई, इस बार सीधा जहाज की तरफ, तेज, बिना रुके। ओवेन चिल्लाया, जहाज को घुमाओ, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वेल ने टक्कर मारी, पूरा जहाज हिल गया, लकड़ी चरमरा गई। 2 आदमी तुरंत मारे गए, हेनरी कॉफिन और सैनबॉर्न। जहाज डूबने लगा। 20 आदमी, 3 छोटी बोटें, और बीच में अटलांटिक महासागर, 2000 मील दूर किसी भी जमीन से। उनके पास था कुछ बिस्किट, थोड़ा पानी और उम्मीद की एक पतली सी किरण। पहली रात, सबसे बुरी रात। कोई सो नहीं पाया। हर आदमी उस सफेद वेल को देख रहा था,
कहीं वो फिर से तो नहीं आ रही। 34 दिन बीत गए। भूख और प्यास ने उन्हें तोड़ना शुरू कर दिया। एक दिन एक आदमी चिल्लाया, जमीन जमीन दिख रही है। वो एक छोटे से द्वीप पर उतरे, ड्यूसी, लेकिन वहां सिर्फ पत्थर और पक्षी थे। कोई जहाज नहीं आया, कोई मदद नहीं आई। पक्षी खत्म हो गए, केकड़े खत्म हो गए, फिर सिर्फ पत्थर बचे थे। और फिर वो फैसला आया, वो फैसला जिसे कोई नाम नहीं देना चाहता। 48 दिन बीत चुके थे। एक आदमी मर गया, बेंजामिन। उसका शरीर बोट में पड़ा था। ओवेन ने अपने आदमियों से कहा, कोई नाविक कभी भी ऐसी चीज नहीं फेंकता जो उसकी मदद कर सके। सन्नाटा छा गया। हर कोई जानता था कि वो क्या कह रहा है। उस रात वो फैसला हो गया। उन्होंने शरीर को साफ किया, उन्होंने अंगों को शरीर से अलग किया, उन्होंने हड्डियों से मांस निकाला, और फिर उन्होंने उस शरीर को जितना हो सके उतनी खूबसूरती से सिल लिया और समंदर में फेंक दिया। पहले दिल खाया गया। यहीं पर टॉम निकर्सन अपनी कहानी रोक देता है। मेलविल उसके सामने कांप रहा है। उसने पूछा, क्या तुमने ये कभी किसी को बताया? निकर्सन ने कहा, नहीं, अपनी बीवी को भी नहीं। मेलविल ने पूछा, क्यों? निकर्सन की आंखों में वही डर था जो 30 साल पहले था। अगर वो जानती कि मैंने क्या किया, क्या वो मुझसे प्यार कर पाती? टॉम निकर्सन ने अपनी कहानी आधी छोड़ दी थी। हरमन मेलविल उसके सामने बैठा कांप रहा था। उसने पूछा, तो फिर क्या हुआ? तुम कैसे बचे? निकर्सन ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में वही खालीपन था जो 30 साल पहले था। 71 दिन, समंदर के बीचों बीच, बिस्कुट खत्म, पानी खत्म, उम्मीद खत्म। अब सिर्फ एक चीज बची थी, वो फैसला जिसे कोई नाम नहीं देना चाहता था। कप्तान पोलार्ड की नाव में हालात और भी बदतर थे। उसके साथ सिर्फ 4 आदमी बचे थे। उनमें से एक, ओबेड मैसी, ने खुद ही कप्तान से कहा, मैं तैयार हूं। पोलार्ड रोया। उसने कहा, मैं ये आदेश नहीं दे सकता। लेकिन ओबेड ने कहा, आपको देना होगा, नहीं तो हम सब मर जाएंगे। और फिर वो रात आई, वो रात जिसके बाद पोलार्ड ने कभी किसी की आंखों में नहीं देखा। उन्होंने वही किया जो उन्होंने 20 दिन पहले किया था। अंग अलग किए, मांस निकाला, हड्डियां तोड़ी, लेकिन इस बार कोई रोया नहीं, क्योंकि आंसू भी सूख चुके थे। ये केवल भूख नहीं थी, ये वो पल था जब इंसान और जानवर के बीच की वो पतली दीवार वो ढह गई। हर कोई जानता था कि अगर कल उसकी बारी आई तो वही होगा। और सबसे बुरी बात, कोई लड़ने वाला नहीं था, हर कोई मरना चाहता था। लेकिन तभी 90वें दिन, 18 फरवरी 1821, सुबह के 4 बजे, ओवेन चेज बेहोश पड़ा था। उसके आदमी उसे जगा रहे थे। मिस्टर चेज, जागो, जमीन दिख रही है। ओवेन ने आंखें खोली। सामने सिर्फ कुछ 100 मीटर दूर एक द्वीप था, चिली का द्वीप मासा अफुएरा। वो जमीन पर उतरे। उनके पैर 90 दिनों बाद पहली बार किसी ठोस चीज पर टिके थे। वो रोए, वो हंसे, लेकिन 20 में से सिर्फ 8 जिंदा बचे थे। बाकी 12 समंदर में खो चुके थे, या फिर उनके पेट में। 3 महीने बाद 11 जून 1821 को वो नाइंटकेट पहुंचे। पूरा शहर उमड़ा हुआ था, लेकिन जब वो उतरे कोई ताली नहीं थी, कोई जयकारा नहीं था, सिर्फ सन्नाटा था। लोग उन्हें भूत की तरह देख रहे थे, क्योंकि वो जानते थे, शहर में हर कोई जानता था कि एसेक्स के बचे हुए लोगों ने वो किया था जो कोई नहीं करना चाहता। ओवेन चेज ने अपनी पत्नी को देखा। उसके हाथ में एक छोटी बच्ची थी, उसकी बेटी, जिसे उसने कभी देखा ही नहीं था। वो बच्ची अपने पिता को अजनबी की तरह देख रही थी। ओवेन ने उसे गोद में लिया। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसके अंदर की वो आवाज, वो अब भी चिल्ला रही थी, तुम वो करके आए हो, तुम उसके लायक नहीं हो। लेकिन घर वापसी की खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। अगले ही दिन शिप ओनर्स ने ओवेन और पोलार्ड को अपने ऑफिस बुलाया। उन्होंने कहा, हमें घटना की व्याख्या देनी होगी, लेकिन सच्चाई के बड़े परिणाम होंगे, व्हेलिंग उद्योग के लिए गंभीर परिणाम। उन्होंने झूठ बोलने को कहा। कहो कि जहाज चट्टान से टकरा कर डूबा और जो मरे वो डूब गए। बदले में कप्तान की पदवी, पैसा और नैंटकेट के अमीर परिवारों में जगह। ओवेन खड़ा हो गया। उसने कहा, क्या मुझे पैसे के लिए झूठ बोलना चाहिए? एसेक्स को एक सफेद वेल ने डुबोया था। हमने भयानक काम किए, और अब आप चाहते हैं कि मैं झूठ बोलूं ताकि मैं अमीर बनूं और रात को अच्छे से सोऊं। पोलार्ड चुप था। वो उठा और बाहर चला गया। अगले दिन कप्तान जॉर्ज पोलार्ड ने अपना बयान दिया। पूरे नैंटकेट का ठाट बाट इकट्ठा था। पोलार्ड बैठा। उसने गहरी सांस ली और फिर उसने कहा, एसेक्स को एक सफेद वेल ने टक्कर मारी, इक्वेडोर से 1200 लीग पश्चिम में। सन्नाटा। उसने झूठ नहीं बोला था, उसने सच बोला था, लेकिन उसकी कीमत चुकानी पड़ी। शिप ओनर्स ने उसे कभी माफ नहीं किया, उसे फिर कभी कप्तान नहीं बनाया गया।
पोलार्ड ने फिर से समंदर में जाने का फैसला किया, उसी सफेद व्हेल को ढूंढने के लिए। वो दोबारा समंदर में उतरा, लेकिन व्हेल कभी नहीं मिली। उसका जहाज हवाई के पास बर्बाद हो गया। एक और श्राप। उसके बाद पोलार्ड ने कभी समंदर में कदम नहीं रखा। वो जमीन पर ही मर गया, एक टूटा हुआ आदमी। और ओवेन चेस क्या? उसने अपना वादा निभाया। उसने ड्यूसी द्वीप पर एक बोट वापस भेजी, जहां उसने 3 आदमियों को छोड़ा था। वो चमत्कारिक रूप से अब भी जिंदा थे। ओवेन ने उन्हें वापस लाया। फिर वो न्यू बेडफोर्ड चला गया, एक मर्चेंट शिप का कप्तान बना, अपनी शर्तों पर समंदर में गया। लेकिन उसके अंदर की वो आवाज, वो कभी नहीं गई। अब वापस उस छोटे से कमरे में टॉम निकर्सन ने अपनी कहानी लगभग खत्म कर दी थी, लेकिन मेलविल ने पूछा, तुमने ये सब कभी किसी को क्यों नहीं बताया? निकर्सन ने आग की तरफ देखा। उसने कहा, क्योंकि सच्चाई इतनी भयानक है कि अगर मैंने बता दी होती तो कोई मुझसे प्यार नहीं करता। और फिर उसने वो बताया जो उसने कभी किसी को नहीं बताया था। उसने अपनी बाह ऊपर की, उस पर एक पुराना गहरा निशान था। उसने कहा, जब मैं 14 साल का था, पहली व्हेल के अंदर, उसके सिर के अंदर मैं घंटों फंसा रहा। उस अंधेरे में मैंने कुछ सुना, एक आवाज। वो आवाज जो मुझसे कह रही थी, तुम यहीं मरोगे, तुम समंदर के अंदर सड़ोगे। मैंने उस दिन से कभी सच नहीं बोला। हर बार जब मैंने किसी से बात की, मैं झूठ बोलता था, अपनी पत्नी से भी, क्योंकि अगर वो जानती कि मैं वो लड़का नहीं हूं जो वो सोचती है, तो वो मुझसे नफरत करती। मेलविल चुप था। उसने नोटबुक नीचे रख दी। उसने कहा, तुम क्या चाहते हो टॉम? निकर्सन ने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम ये कहानी लिखो, लेकिन सिर्फ व्हेल के बारे में नहीं, उस आदमी के बारे में जो व्हेल के पीछे पागल हो जाता है, उस कप्तान के बारे में जो अपना जहाज, अपने आदमी, अपनी आत्मा, सब कुछ दांव पर लगा देता है सिर्फ एक जानवर को मारने के लिए। तुम एहाब के बारे में बात कर रहे हो? मेलविल ने कहा, हाँ, एहाब, वो आदमी जो मोबी डिक से नफरत करता है, लेकिन असल में वो खुद से नफरत करता है, और वो नफरत वो उसे निगल जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस व्हेल ने हमें निगल लिया था। मेलविल उठा। उसने कहा, मैं तुम्हारी कहानी कभी नहीं भूलूंगा। निकर्सन ने कहा, मैं भी नहीं। और फिर मेलविल बाहर चला गया। बर्फीली रात में, अंधेरे में, उसके दिमाग में एक नाम गूंज रहा था, मोबी डिक। लेकिन असली कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मेलविल ने मोबी डिक में एसेक्स का जिक्र तो किया, लेकिन उसने वह सब नहीं लिखा जो निकर्सन ने उसे बताया था। उसने नहीं लिखा कि कैसे भूखे आदमियों ने एक दूसरे को खाया। उसने नहीं लिखा कि कैसे कप्तान पोलार्ड ने अपने कजिन का शरीर समंदर में फेंका। क्यों? क्योंकि 1850 के अमेरिका में कोई ये सच नहीं सुनना चाहता था। लोग साहसिक कहानियां चाहते थे, रोमांच चाहते थे, लेकिन सच, वो सच जो निकर्सन ने उस रात बताया था, वो इतना भयानक था कि मेलविल खुद उसे लिखने से डर गया। तो उसने क्या किया? उसने उस सच को एक काल्पनिक कहानी के अंदर छुपा दिया। उसने एहाब बनाया, वो पागल कप्तान जो एक व्हेल के पीछे पड़ जाता है। उसने मोबी डिक बनाया, वो सफेद व्हेल जो सब कुछ नष्ट कर देती है। लेकिन असल में एहाब कोई और नहीं बल्कि ओवेन चेस था, वो आदमी जो कप्तान बनने के लिए पागल हो गया था। और मोबी डिक, वो सफेद व्हेल, वो कोई जानवर नहीं थी, वो थी मौत, वो डर, वो अंधेरा जो हर इंसान के अंदर छुपा है। मेलविल ने मोबी डिक लिखी, लेकिन उसके जीवन काल में उस किताब को सिर्फ 556 लोगों ने खरीदा। वो एक फ्लॉप थी। मेलविल मर गया, ये सोचते हुए कि उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा काम बर्बाद कर दिया। लेकिन उसे क्या पता था कि 100 साल बाद वही किताब दुनिया की सबसे महान साहित्यिक कृतियों में से एक बन जाएगी। और टॉम निकर्सन क्या? वो अपनी कहानी बताकर चैन की सांस लिया। उसने अपने बोझ को हल्का कर दिया। वो उस रात अपनी पत्नी के पास सोया, बिना सपने के, पहली बार 30 साल में। मोबी डिक सिर्फ एक व्हेल की कहानी नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो कभी किसी चीज के पीछे पागल हुआ है, चाहे वो पैसा हो, नाम हो, बदला हो, या फिर सिर्फ ये साबित करना हो कि वो किसी और से बेहतर है। और हर बार उस पागलपन की कीमत खून से चुकानी पड़ती है। एसेक्स का जहाज डूब गया। उसके 20 में से सिर्फ 8 जिंदा बचे थे, लेकिन वो 8 वो कभी जिंदा नहीं थे। वो भूत थे, उन्हीं शवों के भूत जिन्हें उन्होंने समंदर में फेंका था। और आज 200 साल बाद जब भी कोई समंदर की तरफ देखता है तो उसे वो सफेद व्हेल दिखती है, वो अल्बास्टर की तरह चमकती हुई, वो चुपके से तैरती हुई, और वो पूछती है, क्या तुम आज भी उतने ही पागल हो? क्या तुम आज भी मेरा पीछा करोगे? और हम अब भी कहते हैं हाँ, क्योंकि हम इंसान हैं, और इंसान होने का मतलब है गलतियां करना और फिर उन गलतियों की कीमत चुकाना, बार बार, हर बार। यही कहानी है एसेक्स की।
यही कहानी है मोबी डिक की, और यही कहानी है हर उस इंसान की जिसने कभी समंदर में कदम रखा है, चाहे वो असली समंदर हो या फिर अपने अंदर का वो समंदर, जहां हर दिन एक नया तूफान आता है और हर रात एक नई वेल आपको निगलने आती है। तो अगली बार जब आप समंदर देखें तो याद रखना, वो जो सफेद लहर दूर दिख रही है वो सिर्फ पानी नहीं है, वो मोबी डिक है और वो आपका इंतजार कर रही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में।